ओके स्टूडेंट्स, मैं सुशील कुमार शर्मा आपका आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जो आज का टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आया हूं वो है, यदि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस करें, क्योंकि इससे पहले हमने कैपेसिटेंस निकाला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जब दो प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम था, तो हमारे पास फार्मूला निकला था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब हमने पैरेलल प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रखा है। ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक प्लेट P है, एक प्लेट Q है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। इन प्लेट्स का डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स D है। इन प्लेट्स का, इस प्लेट P का और इस प्लेट Q का जो एरिया है वो A है। यहां पे हम एक डाइलेक्ट्रिक रख रहे हैं। ये डाइलेक्ट्रिक हमने रखा है जिसकी थिकनेस कितनी है, T है, स्मॉल t, थिकनेस स्मॉल t। इसको हमने इन प्लेट्स के बीच में रखा है, उसकी थिकनेस कितनी है, T। अब आपने, यदि ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो E नॉट होती है। कहने का मतलब, जब दो प्लेट्स के बीच में वैक्यूम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स सेपरेटेड बाय एयर और वैक्यूम, यदि इनके बीच में एयर और वैक्यूम। जब आप डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं बीच में, तो ये डाइलेक्ट्रिक जो है वो इन प्लेट्स की वजह से पोलराइज्ड होगा। इस डाइलेक्ट्रिक का एक फेस, जो इस प्लेट P की तरफ को फेस है, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और इस डाइलेक्ट्रिक का जो दूसरा फेस है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इस चार्ज को, जो ये चार्ज यहाँ प्रोड्यूस हुआ, इसको हम इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पैदा हुई इसके बीच में, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट है, जैसे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट से राइट की तरफ को, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन है, ये यहां से इस तरफ को है, राइट से लेफ्ट की तरफ को है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, बाहर कितनी थी, E नॉट। अब अंदर इसके इस तरफ को हो गई, तो नेट कितनी रहेगी अंदर, E नॉट माइनस EP। तो ये जो E नॉट माइनस EP है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। अब जब हमने इस डाइलेक्ट्रिक को रख लिया, तो हमारे पास ये तो हमें पता लग गया कि इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है E। लेकिन इस डाइलेक्ट्रिक के बाहर, इस एरिया में जहां पे मैंने इसको डॉट लगा रहा हूं, इस डॉटेड एरिया में यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E नॉट है। अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, कितनी, E है, और बाहर कितनी है, E नॉट। तो इस थिकनेस के अंदर, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और ये जो बाहर थिकनेस रह गई, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E नॉट है। अब हमने ये मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने आपको पिछले आर्टिकल में, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, ये हमने फार्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू B अपॉन D। ये हमने फार्मूला पढ़ा था वहां पे, इस फार्मूले को जब निकाला था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो गया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। अब यहां पर इस स्पेस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो V है, तो V कहां, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इस रीजन में। पहले आप इस बाहर वाले रीजन को देखिए, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, D। इसका डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, T। तो ये जो डिस्टेंस बच गया, ये डिस्टेंस, ये यहां से यहां, और ये डिस्टेंस, ये कितना बच गया, D में से T कम कर दो। जैसे मान लो ये डिस्टेंस है, P और Q के बीच में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। तो ये कितना बच गया, बाकी जो बच गया ये दो, ये बच गया 10 माइनस 8, वो 2। तो ये डिस्टेंस कितना बच गया हमारे पास, D माइनस T। तो इस D माइनस T डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E नॉट है। तो फिर पोटेंशियल कितना होगा, E नॉट इंटू D माइनस T। जैसे हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, डिस्टेंस कितना है वहां पे, D माइनस T। और ये जो
अंदर वाला डाइलेक्ट्रिक है, इसमें डिस्टेंस कितना है t और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E, तो कितना हो गया E इंटू टी। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास से ये मालूम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K किसके बराबर होता है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स व्हेन देयर इज अ वैक्यूम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स या इन ए रीजन वेयर देयर इज अ मीडियम E नॉट अपॉन E। मैं इस K को यहां ले आया, E को मैं ऊपर ले गया, तो क्या बन गया E नॉट अपॉन K इज इक्वल टू E। तो मैं यहाँ E की जगह क्या लिख सकता हूँ, E नॉट अपॉन K लिख सकता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। तो फिर हमारे पास E नॉट यहाँ पर भी है, E नॉट यहाँ पर भी है, मैंने E नॉट को कॉमन ले लिया, क्या रह गया हमारे पास अंदर D माइनस टी यहाँ रह गया, और यहाँ क्या रह गया E नॉट बाहर आ गया यहाँ से, तो क्या रह गया T अपॉन K, T अपॉन K। अब हमें ये भी पता है E नॉट किसके बराबर होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम कई बार पहले भी यूज कर चुके हैं। अब सिग्मा किसके बराबर होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q अपॉन A, और एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ गया। तो मैंने E नॉट की वैल्यू यहाँ लिख दी इस फार्मूले में, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारे पास। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। इसके बाद अब हमें ज्यादा मुश्किल नहीं है इसको करने में। कैसे मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, ये तो हमने कैलकुलेट कर दिया। कैपेसिटेंस कितना होता है, एज C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो आप लिखिए, सो C इज इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू लिखिए, ये है V की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A ब्रैकेट में D माइनस टी आगे प्लस T अपॉन K। अब ये एप्सिलॉन नॉट कहां चला जाएगा, ऊपर, और Q से जब ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा Q से, ये Q कट जाएगा, तो C किसके बराबर आ गया, एप्सिलॉन नॉट A, ये ऊपर चला जाएगा, बाकी नीचे रह जाएगा D माइनस टी प्लस T अपॉन K। क्योंकि हमें एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की तरह फार्मूला लगाना है, तो यहां से D कॉमन ले लेते हैं एक बाहर। तो जब मैं D बाहर लूंगा कॉमन, एप्सिलॉन नॉट A, मैं यहां से D बाहर ले लिया कॉमन, एक D आ गया बाहर, तो यहां से D बाहर चला गया, तो D यहां इसकी जगह क्या रह गया 1 माइनस, यहां D तो था नहीं, तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे ये मैंने क्या, T को D से गुणा किया और D से भाग किया, तो ये जो ऊपर वाली D है ये तो बाहर चली गई, तो सिर्फ क्या रह गया यहाँ पे हमारे पास T माइनस D। क्योंकि मैंने यहाँ क्या किया, D से गुणा किया, D से भाग किया, जो D वाला ऊपर वाली D है वो बाहर चली गई, तो नीचे T माइनस D। मैथमेटिकल ट्रिक है, इसको कर सकते हैं ऐसे। प्लस यहां नहीं है D, तो मैंने क्या किया, D से ऊपर भी गुणा कर दिया, D से नीचे भी गुणा कर दिया, जो ऊपर की D है वो तो बाहर आ गई, नीचे वाली रह गई, तो क्या रह गया हमारे पास T अपॉन K D, T अपॉन K D, ये हमारे पास नीचे रहेगा। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास फार्मूला बन गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और आगे क्या रह गया, ऊपर रह गया 1 अपॉन ये नीचे वाली वैल्यू 1 माइनस T अपॉन D, आगे प्लस T अपॉन K D, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये किसके बराबर होता है, ये हमने पढ़ा है C, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इज इक्वल टू C। मैं इसको C के साथ नॉट लगा रहा हूं। अब नॉट क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये तब होता है कैपेसिटेंस जब यहां वैक्यूम होता है, तो हम नॉट से वैक्यूम को रिलेट करते हैं। यदि हम क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों का, तो अब हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं होता है तो उसको C नॉट बोलेंगे। कैपेसिटेंस एज
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इज इक्वल टू सी नॉट. कैपेसिटेंस when plates are separated by air or vacuum, by air or vacuum. तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? Therefore, C is equal to अब ये फार्मूला आ गया, क्या बन गया? इसकी जगह क्या लिखूं मैं? C नॉट, और अंदर क्या रह गया? 1 अपॉन, यहां पर 1 माइनस T अपॉन D. अब इसको ब्रैकेट को खोल दो, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं है, आगे प्लस है, प्लस T अपॉन के D. इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम. कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? देखिए, इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. और C अपॉन C नॉट, मैं इस C नॉट को यहां नीचे ले आया. C अपॉन C नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहां पे ब्रैकेट 1 माइनस, इन दो टर्म्स को देखिए, यहां T अपॉन डी है, यहां पर भी T अपॉन डी है, तो मैं बाहर ले आया T अपॉन डी, 1 माइनस T अपॉन डी ब्रैकेट. जब ये T अपॉन डी बाहर चला गया तो यहां क्या बच गया? यहां 1 बच गया. ये T अपॉन डी बाहर चला गया तो यहां पे क्या बच गया? क्योंकि T अपॉन डी बाहर आ गया है, ये T अपॉन डी बाहर आ गया, तो यहां पे क्या बच गया? 1. क्योंकि यहां तो क्या है, यहां हमने माइनस लिया है बाहर, माइनस बाहर लिया है, तो यहां पे क्या बच गया? 1 माइनस 1 अपॉन के, 1 माइनस 1 अपॉन के. ये वैल्यू हमारे पास यहां पे बाहर बच गई. इसको आप देख सकते हैं इस तरह से. ये चिन्ह जब हम इसको अंदर ले जाएंगे, तो माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो यहां बन जाएगा T अपॉन डी, और माइनस T अपॉन डी से यहां क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये बन जाएगी हमारे पास. अब ये जो डिनोमिनेटर है, ये देखो, ये ऊपर 1 है और नीचे क्या है? 1 से 1 माइनस ये 1 से कम, ऊपर 1 है, नीचे 1 से कम है, तो इसकी जो वैल्यू होगी, इस सारे की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? ऊपर 1 है, नीचे 1 से कम है. जैसे उदाहरण के लिए, ऊपर 1 हो, नीचे आधा हो, 0.5 हो, 1 से कम, तो कितना होगा? देखो, 1 अपॉन 0.5 को लिखते हैं हम 5/10. 10 कहां चला गया? ऊपर. 10/5 कितना आ गया? 2. तो जवाब कितना आया? 1 से ज्यादा. इसका मतलब ये जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो कितना आएगा? ग्रेटर देन 1. कितना आंसर आएगा? ग्रेटर देन. C अपॉन C नॉट इज ग्रेटर देन 1. देयरफॉर C इज ग्रेटर देन C नॉट. क्या कंक्लूजन निकला हमारे पास? कि जब हम डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो कैपेसिटेंस कितना था? C नॉट. जब हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया तो कैपेसिटेंस कितना हो गया? C. और C की वैल्यू C नॉट से क्या है? ज्यादा है. हेंस कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर increases when dielectric is placed between two plates. तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया. इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं. क्लियर हो गया? ओके.
तो ये बहुत आसान है। अब हम ये मान करके चल रहे हैं कि यदि डाइलेक्ट्रिक ना होता, कंडक्टिंग स्लैब होता है हमारे पास, इन दो प्लेट्स के बीच में जो गैप है वो डाइलेक्ट्रिक ना होता, कंडक्टिंग स्लैब होता, तो क्या होता? ओके स्टूडेंट्स, मैं जैसे आपसे कहा कि अब हम आपको कैपेसिटेंस बताएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जब हम डाइलेक्ट्रिक के बजाय एक कंडक्टिंग स्लैब रखेंगे। वैसी ही सिचुएशन है, ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक P है एक Q है, इनके जो सेपरेशन है वो इन प्लेट्स के बीच में वो D है, एरिया ऑफ द प्लेट्स जो है वो A है, और ये जो कंडक्टिंग स्लैब हमने लिया है इसकी थिकनेस कितनी है? T है। तो ये आपको D का भी मालूम है, A का भी पता लग गया, T का भी पता लग गया। E नॉट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब यहां कोई नहीं है, मतलब यहां एयर है या वैक्यूम है। और आपको मालूम है जब हम कंडक्टिंग स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितनी होती है? 0 होती है। यहां पर जो ईपी की वैल्यू आएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन होगा इस कंडक्टर का, वो किसके बराबर होती है? Here EP, that is electric field due to polarization is equal to E नॉट। तो अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? Therefore E is equal to E नॉट माइनस EP, क्योंकि ईपी और ई नॉट बराबर हैं तो कितनी आ जाएगी? ये 0 हो जाएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी होती है? 0 होती है। तो अब हमने वही प्रोसेस करना है जैसे हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को किया, कि हमें ये मालूम है कि B किसके बराबर होता है? एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस या सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। हियर B इज इक्वल टू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो बाहर स्पेस बच गया, ये तो थिकनेस T है, और जो बाहर का जो स्पेस है, ये जो बाहर का स्पेस है ये कितना रह गया है? ये D माइनस टी रह गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के स्पेस में कितनी है? E नॉट D माइनस टी, प्लस ये जो अंदर का स्पेस है यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इंटू टी, 0 इंटू टी, तो कितनी रह गई हमारे पास? B इज इक्वल टू E नॉट D माइनस टी रह गया है फैक्टर। बस ये फर्क है। आगे वाले में यहाँ E इंटू टी आता, डाइलेक्ट्रिक होता तो E इंटू टी होता, फिर हम उसको सॉल्व करते। अब हमें मालूम है एज E नॉट किसके बराबर होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा किसके बराबर होता है? Q अपॉन A, एप्सिलॉन नॉट भी नीचे है तो एप्सिलॉन नॉट। तो फिर हमारे पास ये फार्मूला क्या बन गया? इक्वेशन 1 क्या बन गई? सो B इज इक्वल टू E नॉट की जगह क्या लिखूं? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ये तो लिख दिया मैंने, ऊपर D माइनस टी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब जैसे मैंने फिर से हम एक ही जैसा प्रोसेस कर रहे हैं, सिर्फ इसकी वैल्यू बदल रही है, इस फैक्टर की वैल्यू बदल रही है। एज C किसके बराबर होता है? Q अपॉन B, देयरफॉर Q अपॉन B, B की वैल्यू कितनी है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी। अब इस Q से ये Q कट गया, ये एप्सिलॉन नॉट A कहां चला गया? ऊपर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी। फिर से हमने यहां से D बाहर निकालना है, तो ये जब हम D यहां से बाहर निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट A
अपॉन डी बाहर निकाल दिया मैंने, यहां से डी बाहर निकल गया तो यहां कितना रह गया 1, यहां तो डी था नहीं तो मैं ऐसा मान लेता हूं यहाँ पे डी से गुणा कर दिया, डी से भाग कर दिया हमने, तो जो डी वाला गुणा वाला है वो तो बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया माइनस टी अपॉन डी, टी अपॉन डी। ऐसे हम इसको कर सकते हैं। और C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी गुना 1 अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ये किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, ये किसके बराबर होता है? जैसे मैंने कहा था ये कैपेसिटेंस होता है जब वैक्यूम होता है प्लेट्स के बीच में, इसको हम C नॉट कहते हैं, C नॉट अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी। तो C नॉट, ये C नॉट हो गया कैपेसिटेंस when there is no dielectric or there is no conducting slab. Therefore C upon C naught is equal to 1 upon 1 minus T upon D। फिर से देख सकते हैं आप इस इक्वेशन को, ऊपर 1 है, नीचे 1 माइनस 1 से कम है, ऊपर बड़ी रकम है, नीचे छोटी रकम है, तो जवाब कितना आएगा हमारे पास? ग्रेटर देन 1। Therefore C upon C naught is greater than 1, तो C is greater than C naught। क्या कंक्लूजन निकला हमारे पास? एक तो हमारे पास फार्मूला ये आया, दूसरा फार्मूला हमारे पास ये कंक्लूजन निकला कि जब हम कंडक्टिंग स्लैब को रखते हैं तो कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या होता है? बढ़ जाता है। अब हम एक स्पेशल केस सोचते हैं। स्पेशल केस क्या सोचते हैं कि यदि ये सारी की सारी स्लैब, यदि ये ऐसे ना होता, ये पूरा का पूरा ही कवर होता, इसी से कवर होता, सारा का सारा कंडक्टिंग स्लैब ही होता है, ये सारा का सारा बीच में प्लेट्स के बीच में, तब क्या होता? दैट मीन्स कब? इफ T इज इक्वल टू डी, मतलब जो इस कंडक्टिंग स्लैब की जो थिकनेस है वो इस D के बराबर होती, तब क्या होता? देन C इज इक्वल टू, इस फार्मूले से देखिए, C इज इक्वल टू C नॉट अपॉन 1 माइनस T की जगह क्या लिखूं? D, क्योंकि मैंने कहा T भी किसके बराबर है? D के बराबर है। D ये किसके बराबर आ गया? C नॉट अपॉन 1 माइनस D अपॉन D 1, 1 माइनस 1 कितना होता है? 0। यदि हम किसी चीज को 0 से भाग करें तो कितना आंसर आता है? इनफाइनाइट। तो जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, यदि उसके बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में कंडक्टिंग मटेरियल रख दिया जाए तो कैपेसिटेंस कितना बन जाता है? इनफाइनाइट बन जाता है। तो आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। एक में लास्ट पार्ट है इसमें कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने का, जिसमें हम निकालेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। हालांकि जो कैपेसिटेंस है सिलेंडर की वजह से, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर या स्फेरिकल कैपेसिटर, वो हम नहीं स्टडी कर रहे हैं, वो हायर ऑर्डर के लिए है, उसको हम यहां नहीं स्टडी कर रहे हैं। हम सिर्फ ये निकाल रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। ये आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, गोला है, लोहे का गोला, कॉपर का गोला, किसी मेटल का गोला, ठीक है। ये सारा इसका सेंटर है यहाँ पे, सॉलिड है ये, इट इज सॉलिड। हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, इट इज ए सॉलिड, सॉलिड है ये। इसका रेडियस स्मॉल r है और इसके ऊपर जो चार्ज दिया है वो q है। हम ये मानते हैं कि वो चार्ज इसके सेंटर में है, O के ऊपर। सपोज a sphere of radius r and having q charge at its center,
तो फिर पोटेंशियल कितना होगा, देयरफॉर पोटेंशियल कितना होगा, यदि चार्ज यहां हो Q, इस पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा, देयरफॉर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्फीयर, ये ध्यान रखना है, कैपिटल बी का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V इज इक्वल टू 1 अपॉन, हमने पढ़ा हुआ है कोई चार्ज Q हो और वो यहां रखा हो तो R दूरी के ऊपर कितना होता है, Q अपॉन R, ये पोटेंशियल आ गया। एज कैपेसिटी किसके बराबर होती है, कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, देयरफॉर C इज इक्वल टू Q अपॉन V, V की वैल्यू लिखो कितनी है जो निकाली हमने, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, इस Q से ये Q कैंसिल हो गया, क्या रह गया हमारे पास, C इज इक्वल टू ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कहां चला गया, ऊपर, ये कैपेसिटेंस आया इस स्फीयर का। तो जो कैपेसिटेंस है स्फीयर का वो किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, उसके रेडियस के ऊपर। यदि इस स्फीयर का रेडियस छोटा होगा, मतलब स्फीयर स्मॉल होगा, तो उसकी कैपेसिटेंस भी क्या होगी, स्मॉल होगी। यदि उसका रेडियस ज्यादा होगा तो उसकी कैपेसिटेंस भी क्या होगी, ज्यादा उसकी कैपेसिटेंस होगी। तो हम एक एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं कि जो अर्थ है, हम ये अर्थ को मानते हैं कि ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। हमें मालूम है अर्थ इज स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R, देयरफॉर इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। अब हमने इनकी वैल्यू डालनी है, हमें मालूम है एज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, क्या, वट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या, न्यूटन, आपने कूलम्स लॉ से फार्मूला निकालना है इसका, न्यूटन, आगे मीटर स्क्वायर, कूलम इनवर्स स्क्वायर, ये इसके वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई। तो फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 1 अपॉन 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, ये हमें पता लग गया 4 पाई। और रेडियस कितना होता है अर्थ का, रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, इस पृथ्वी का जो अर्थ रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है। तो इसको मीटर में बदलो, किलोमीटर में गुणा 1000, ये मीटर बन गया, कितना बन गया, 1 4 3 4 5। अब इसको डेसिमल में लिखना है, 6.4, 1 2 3 4 5 6, यहां लाया डेसिमल, इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर, ये इसका रेडियस हो गया। तो पुट करो यहां पे, देयरफॉर C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R की जगह लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हमने वैल्यू लिखी है 1 अपॉन 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू R की जगह 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ 9 है शक्ति, यहाँ 6 है, तो ये तो कट जाएंगी, कितनी रह जाएंगी, यहाँ 3 रह जाएंगी, 6.4 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 3। अब इसको मैं और कर देता हूं, यहाँ पे 64 डिवाइडेड बाई 9 इंटू, डेसिमल हटाया तो एक जीरो नीचे लगेगी, 10 की पावर 4। अब करिए इसको भाग 9 से, 9 सते 63, 1 9 1, और फिर से 1 बच गया, 1 7.11 इंटू 10 रेज टू पावर 4। ये 10 रेज टू पावर 4 कैसी होगी, जब ये ऊपर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस,
तो मैं इसको फिर लिख देता हूं 711, मैं डेसिमल हटा दिया, बटे 100 गुणा 10 की पावर -4 फैरेड, क्योंकि कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं फैरेड। और ये 10 की पावर 2 है, जब ऊपर जाएगी तो ये शक्ति 2 माइनस हो जाएगी, तो कितनी बनेगी 711 711 इंटू 10 रेज टू पावर -6 फैरेड। ये 10 रेज टू पावर -6 क्या होता है? माइक्रो, 711 माइक्रो फैरेड। तो अर्थ जो है वो एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, और उसकी कैपेसिटी कितनी है 711 माइक्रो फैरेड। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फैरेड एक बहुत बड़ा यूनिट है, छोटे यूनिट को हम माइक्रो फैरेड या पिको फैरेड के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने पिछले इस वीडियो में और इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको कैपेसिटेंस बताया, कैपेसिटर्स का। मैं उसको फिर से तीनों फार्मूलेस को एक बार फिर से बता देता हूं। आपके पास वैल्यू आई C इज इक्वल टू C नॉट इज इक्वल टू पहला एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यदि दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम हो या एयर हो तो ये कैपेसिटेंस आता है C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यदि विद डाइलेक्ट्रिक हो, यदि डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया गया हो, तो हमारे पास C इज इक्वल टू C नॉट अपॉन क्या वैल्यू आती है यहां पे 1 माइनस, हमारे पास जो वैल्यू आती है मैं उसको फिर से लिख रहा हूं 1 माइनस T अपॉन D इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K या D अपॉन K, सॉरी D अपॉन K, नॉट D अपॉन K बट इट इज 1 अपॉन K। ये हमने कैलकुलेट किया अभी 1 अपॉन K, आज ये कैलकुलेट किया। ये कैपेसिटेंस आया जब डाइलेक्ट्रिक हो। और तीसरा फार्मूला हमने निकाला जब हमारे पास कंडक्टिंग स्लैब रखी जाए प्लेट्स के बीच में, तो C इज इक्वल टू C नॉट अपॉन 1 माइनस T अपॉन D। आप इन तीनों फार्मूले से आप ये कंक्लूजन निकाला कि जब डाइलेक्ट्रिक रखा तो कैपेसिटेंस बढ़ता है, कंडक्टिंग स्लैब रखी तब भी कैपेसिटेंस बढ़ता है। लेकिन यदि आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है जिसमें आपके पास क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए, थिकनेस मालूम होनी चाहिए, सेपरेशन मालूम होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मालूम होना चाहिए, तो आप कोई भी कैपेसिटेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट टाइम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स देंगे जहां पे आप इन फार्मूलेज का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल मैथमेटिकल फार्मूलेज हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे तो आप कैपेसिटेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये इन वीडियो के माध्यम से जो कैपेसिटेंस का जो कंसेप्ट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और दूसरा, ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।